नमस्कार, नीतीश नीति के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी राज्य या देश जो उसके आय होते हैं उस पर स्थिर करता है, आगे का बजट बनता है और ये बात सारी चीज़ें होती है। इसको लेकर के आपने कई बातें सुनी होगी, लेकिन आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, इस चर्चा में आपको ये नज़र आएगा कि नीतीश कुमार ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर दिया है और इस चैलेंज में सीधे तौर पे नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता के हीरो बन गए। हम ये बात जो कहने आए हैं उसमें कुछ तथ्य हैं, कई ऐसे सबूत आपके सामने हम रखेंगे जिसको लेकर के आप भी वाह वाह करने लगेंगे। और आप तो जानते ही हैं, सिर्फ उस चीज़ का मंथन आपने गुणा भाग नहीं किया है। हम लगातार आपको पिछले लगभग 15 दिनों से जो भी बजट सत्र में हुआ उसकी बातें बता रहे हैं और उसके बाद अलग अलग विभागों के बजटीय आकार के साथ साथ आपके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की, सरकार के आय का स्रोत क्या है, इसके साथ साथ बिहार की गरीबी कैसे दूर होगी, बिहार में रोजगार कैसे होगा, इन सारे विषयों पर जो बजटीय आकार है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार ने इस बार 2024 को अगर कहा जाए तो ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यहीं आकर के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, उनकी टीम और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है। नीतीश कुमार ने एक झटके में जनता के सामने खुद को हीरो बना दिया है। और इस पूरे मामले को लेकर के हम आपको आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग को लेकर के जो इसके मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने इस बजट को पेश करते हुए सरकार के मंशा को भी रखा। हर घर बिजली का जो वादा था उसको नीतीश कुमार ने बहुत पहले पूरा कर दिया। और इस बात को लेकर के आपको याद होगा कि 2015 में इसी ऐसे मुद्दे को लेकर के लालू प्रसाद ने मंच से कहा था कि बिजली आई, उन्होंने नरेंद्र मोदी की नकल की थी। अब जो सीधे चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें हर घर बिजली के लक्ष्य की उपलब्धि के साथ साथ कृषि कार्य हेतु विद्युत संरचनाओं का निर्माण किए जाने की बात कही गई है और बड़ी संख्या में नए कृषि पंप सेटों तथा पुराने डीजल चालित कृषि पंप सेटों को विद्युत संबंध प्रदान कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ 23-24 घंटे शहरी क्षेत्रों में बिजली रह रही। आप जब शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको पता होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 21-22 घंटे की बिजली रह रही है। आप गांव में जाइए तो वहां आपको बिजली की उपलब्धता मिलेगी। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए बिहार सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। हालांकि केंद्र की भी इसमें सहभागिता रही है, लेकिन जो सहभागिता रही है उसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान अगर कहा जाए तो नहीं रहा है। हालांकि केंद्र का दावा है कि वो पूरी तरह से बिहार या अन्य राज्यों को बिजली के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार एक अलग राज्य है जिसने अपने दम पर बिजली उत्पादन की बात कही है और इसकी खपत भी बिहार में ज़्यादा होती है। इसके लिए उत्पादन की अगर बात करें तो बरौनी ताप विद्युत प्रतिष्ठान के क्षमता विस्तार परियोजना में के तहत 250 मेगावाट दोनों नई इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पाद प्रारंभ हो गया है। इसके साथ साथ प्रतिष्ठान के 110 मेगावाट की दोनों इकाइयां 6 एवं 7 आधुनिकीकरण में नवीनीकरण कार्य पूर्ण कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और परियोजना से उत्पादित 100% बिजली बिहार को उपलब्ध करती है। हम आपको इसी मतलब कड़ी में हम एक ऐसी बात बताएंगे जो हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सीधा चैलेंज नरेंद्र मोदी को किया है और कैसे वो जनता के हीरो बन गए हैं। बिहार में आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों डरी हुई है, ये सारी बातें इससे आपको स्पष्ट हो जाएंगी। आपको बता दें कि 4x250 यानी 4 गुने 250 मेगावाट भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड औरंगाबाद से के सभी 4 इकाइयों में से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है। इस परियोजना से बिहार राज्य को 100 मेगावाट 10% बिजली मिल रही है। इसके साथ साथ नवीनगर पावर जनरेटर कंपनी लिमिटेड द्वारा नवीनगर के नए ताप विद्युत केंद्र 3 गुने 600 कुल क्षमता 1980 मेगावाट के तीनों इकाइयों से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया, जिसमें बिहार को लगभग 1551 मेगावाट यानी कि 78.4% बिजली की
प्राप्ति हो रही है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर की बात आप जानते ही होंगे। इसमें भी 660 मेगावाट की 3 इकाइयों के निर्माण की बात शुरू हो गई है, यानी 2 गुने 660 मेगावाट का निर्माण पहले पूर्ण हो गया है। अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और 3 इकाइयों से बिहार को लगभग 1144 मेगावाट बिजली यानी 57.8% प्राप्त हो रही है। चौसा बक्सर की बात करें जो काफ़ी चर्चा में भी रहा था, आपको याद होगा कि 2 गुने 600 मेगावाट यानी 1320 MV ग्रीनफील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान का निर्माण सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ दोनों इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पाद प्रारंभ करने का लक्ष्य वर्ष 2023-24 में पूरा कर लिया जाएगा और एक और परियोजना होगी जिसमें बिहार 1122 मेगावाट में यानी 85% बिजली प्राप्त करने लगेगा। नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर स्टेशन 660 मेगावाट 3 यूनिट यहाँ भी 1980 मेगावाट के आसपास उत्पादन करेगी। 1 मार्च 2023 से ये प्रारंभ हो गया है। यूनिट 2 का वाणिज्यिक उत्पाद 2023-24 में एवं यूनिट 3 का वाणिज्यिक उत्पादन 24-25 में पूरा कर लिया जाएगा। ये ऊर्जा मंत्री ने सरकार के संकल्प को बताया और सदन को इससे अवगत कराया और साथ साथ इस बजटीय आकार के बारे में भी अपनी बात रखी। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं। 24/7 हरित ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है। इसके लिए भी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 210 मेगावाट हरित ऊर्जा आपूर्ति हेतु एक करारनामा किया गया है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से तथा सूर्यास्त के पश्चात अगले दिन के सूर्योदय तक सौर ऊर्जा से संचालित पंप स्टोरेज प्लांट को भी मान्यता दी गई है। 2024 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। वहीं बिहार को राज्य के चीनी मिलों के लिए भी जनरेटिंग यूनिट से लगभग 100 मेगावाट बिजली की प्राप्त होती है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न सोलर प्लांटों से 130 मेगावाट बिजली की उत्पादन करके बिजली पूर्ण रूपेण बिहार को मिलती है, ये भी बात कही गई। इसके अतिरिक्त सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन 760 मेगावाट और ऊर्जा तथा लगभग 726 मेगावाट पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है। ये हमने आपको बताया कि जो बिजली का उत्पादन बिहार करता है। इसके अलावा भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के तहत, जिसको बेडा कहते हैं, 250 मेगावाट ग्रीन कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर के माध्यम से 50 मेगावाट की क्षमता वाले अन्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन की कमी करने की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य के प्रखंड कार्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, ITI एवं पंचायत सरकार भवनों पर कुल 12.0 MWP क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट का अधिष्ठापन कराया जा रहा है, जिसमें 10.0 MWP क्षमता का अधिष्ठापन कार्य संपन्न किया जा रहा है। इसके साथ जल जीवन हरियाली के फेज 2 के अंतर्गत कुल लगभग 3000 सरकारी भवनों एवं 23 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टर रूफटॉप सोलर प्लांट अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है, जो 142 भवनों पर लगभग 2 मेगावाट क्षमता का अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रूफटॉप सोलर सिस्टम को लेकर के भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है और ये काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा भी निजी भवनों के छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय अनुदान के अतिरिक्त बिहार सरकार भी 25% अनुदान राशि की स्वीकृति देती है। बिहार की दोनों वितरण कंपनियां इसको ग्रिड कनेक्टेड रूफ सोलर प्लांट लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अब तक 643 घरों में ये क्षमता रूफटॉप सोलर प्लांट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी योजना है कि नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत दरभंगा जिले में 1.6 MWP क्षमता तथा सुपौल में 0.525 MWP क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दोनों परियोजनाओं का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत पंचायती राज विभाग के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 12 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है, जिसमें तकनीकी सहायता ब्रेडा द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों के टोलों बसावट क्षेत्रों में सड़कों गलियों को देखते हुए प्रत्येक वार्ड में
सार्वजनिक उपयोग हेतु 10 सोलर स्ट्रीट प्लांट, याद रखिएगा इसको खास करके आप रखिएगा, क्योंकि आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो पंचायत हैं उसमें 10 सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन किए जा रहे हैं। अभी तक कुल 5400 सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत क्रमशः रोहतास, सहरसा, कैमूर एवं गया जिले में कुल 1260 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। अधिष्ठापन का कार्य किया जा चुका है और शेष 369 का अधिष्ठापन कार्य प्रगति पर है। देखिए, बजट के अनुसार सरकार जो काम कर चुकी है और जो कर रही है, जो अभी प्रगति पर है, उन सारी चीज़ों की जिम्मेवारी और जवाबदेही आप पर भी है कि आपके क्षेत्र में अगर काम हो रहा है तो आप उसे निगरानी और अपनी देखरेख में जरूर रखें। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से भी ब्रेडा द्वारा मॉडल ऊर्जा दक्ष ग्राम के रूप में 10 गांवों को विकसित किया गया है, जिसमें 5 अतिरिक्त ग्रामों में इसे क्रियान्वयन करने की योजना है। इन सारी बातों को लेकर के 67 सरकारी स्कूलों में ऊर्जा दक्ष बनाया जा चुका है और इस योजना के तहत गोपालगंज स्थित आर्मी स्कूल को भी सम्मिलित किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि वाणिज्यिक भवनों के लिए जिनकी ऊर्जा की मांग 100 किलोवाट से अधिक है, उनके लिए बिहार ऊर्जा संरक्षण भवन सहित तैयार किया गया है। इसके आधार पर बनने वाले भवन में ऊर्जा की खपत पारंपरिक डिजाइन से बने हुए भवनों के मुकाबले में लगभग 25% कम होगी। इन सारी चीज़ों को रखते हुए बिहार राज्य जल विद्युत निगम की भी स्थापना की गई है, जिसके तहत सोन नहर, पूर्वी गंडक नहर एवं कोसी पूर्वी नहर स्थापित कर कुल 13 जल विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति मिल गई है, जिनकी क्षमता 54.3 मेगावाट से प्राप्त जल स्त्राव के अनुरूप विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ साथ इसकी संरचना की बात करें तो इसमें भी लगातार 2021-22 से लेकर के अब तक काफ़ी कुछ किया गया है, जिसमें आपको हमने पहले भी बताया कि चौसा बक्सर स्थित निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट से विद्युत निकासी हेतु 400 केवी स्तर की एवं 220 केवी स्तर की 3 संरचनाएं लाइनों को निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जून 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी कुल लागत 817.35 करोड़ रुपए है। इसकी चर्चा खूब हो रही है और मीठापुर सांस्कृतिक परियोजना परिक्षेत्र में पटना में 132/33 केवी मीठापुर ग्रिड उपकेंद्र का स्थानांतरण निकटवर्ती सरकारी परिसर में करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए नया 132.33 केवीपी GIS ग्रिड उपकेंद्र का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ साथ बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड सभी ग्रिड उत्पादों के लिए रियल टाइम डाटा संचार का भी दूरभाष के जरिए भार प्रेषण केंद्र आदि की व्यवस्था कर रही है। वहीं आपको बताया 22-23 में विशेष सहायता योजना अंतर्गत लॉन्ग टर्म लोन के तहत 498.55 करोड़ रुपए की लागत से 22 संरचना लाइन के कंडक्टरों का उच्च क्षमता वाले HTLS कंडक्टर से बदलने की कार्य भी प्रगति पर है और 2023 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसके साथ संचार कंपनियों के नई तकनीक का उपयोग करते हुए 12 ग्रिड उपकेंद्रों में सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम के द्वारा अधिष्ठापन किया जा चुका है। इसमें लागत 90% यानी 77.36 करोड़ रुपए की लागत है। इसके साथ साथ राज्य योजना तथा स्पेशल प्लान के तहत भी 132.33 केवीपी के कुल 7 ग्रिडों के उपकेंद्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसकी कुल लागत राशि 838.51 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत इस योजना में मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य हेतु विद्युत संरचना का निर्माण है। इसके अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति उपकेंद्र कृषि हेतु अलग फीडर, नए वितरण ट्रांसमीटर सहित ग्रामीण विद्युत संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं खराब मीटर तथा बिना मीटर वाले विद्युत कनेक्शन के लिए नए मीटर लगाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत आपको बता दें कि शक्ति उपकेंद्र के लिए भूमि अधिग्रहण स्वीकृत कर एवं कार्यादेश जारी के अंतर्गत की गई राशि एवं अतिरिक्त कार्य हेतु व्यय की राशि भी राज्य सरकार द्वारा अपने 40% राज्यांश के अतिरिक्त दी गई। इस योजना के अंतर्गत कुल 291 शक्ति उपकेंद्रों एवं 1354 कृषि हेतु डेडिकेटेड फीडर का निर्माण कराया गया है। इस योजना को मार्च 2022 में पूर्ण कर लिया गया है, जिसकी कुल लागत
7,488.78 करोड़ रुपए है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत कृषि उपभोक्ताओं को भी अनुदान देते हुए 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 7,801 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि कार्य में सिंचाई हेतु डीजल चालित पंप की जगह सस्ती बिजली चालित पंप सेट के उपयोग से फसल के लागत मूल्य में कमी आएगी, इसकी भी व्यवस्था सरकार ने किया है। टैरिफ संशोधन भी किया गया है। बिहार में 2017-18 के लिए पहली बार टैरिफ का निर्धारण वास्तविक मूल्य के आधार पर सब्सिडी रहित किया गया था। इससे विद्युत आपूर्ति के लागत मूल्य में पारदर्शिता आई थी तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को भी पत्र में अलग से दर्शाया गया था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अनुरूप इसका व्यवस्था किया गया वर्षों उसके बाद के वर्षों में टैरिफ इसी आधार पर निर्धारित किए गए थे। रिकंडक्टिंग ग्रामीण विद्युत एवं हर घर बिजली पहुंचाने के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्युत संरचना का निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ कराई गई है। इसके साथ साथ हम बता दें कि इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत इस योजना के तहत भी वितरण एवं संरचना एवं सुदृढ़ीकरण के साथ साथ वितरण क्षेत्र में IT टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। रूफटॉप सोलर पैनल का अधिष्ठापन एवं उपभोक्ताओं फीडरों एवं वितरण ट्रांसफार्मर की मीटरिंग आदि का भी कार्य इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए भी राज्य सरकार ने अपने स्तर से राशि की व्यवस्था की है। कहलगांव एवं कांटी शहरों में विद्युत संरचना का सुदृढ़ीकरण भी इस बजट में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत भी सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की व्यवस्था हो गई है और हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की जो सरकार की योजना है वो अपने मुकाम पर पहुंच रही है। राज्य में पूर्ण विद्युतीकरण के उपरांत विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई है। इनकी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का मासिक मीटर पठन विपत्रीकरण एवं राजस्व की वसूली वितरण कंपनियों के लिए हमेशा चुनौती का कार्य रहा है। इसको देखते हुए इसके विपत्र की त्रुटियों के निराकरण एवं अन्य कमी को देखते हुए राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का अधिष्ठापन प्रीपेड प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि काम प्रगति पर है। और प्रथम चरण में 23.5 लाख शहरी विद्युत उपभोक्ताओं के परिसर में वर्तमान मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदल दिया गया है और इसके माध्यम से इसका कार्य आगे भी प्रारंभ किया गया। शहरी क्षेत्र में उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य के शेष बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तदनुसार अक्टूबर 2022 में 1.48 करोड़ उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध करने हेतु 15,074 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई। प्रथम चरण में 36 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। इसका कार्य प्रगति पर है। 112 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अधिष्ठापन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। अब तक 13 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए लगाए गए हैं जो मोबाइल ऐप से संचालित होते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राजस्व के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो AT&C हानि के उत्तरोत्तर कमी आई है, जिसमें 2012 के पुनर्गठन के समय तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड AT&C लॉस 45.41% था, जिसको अब इस 2021-22 में 20-21 में ये 32.16% था। तो 21-22 में इसे 29.27 पर लाया गया है। बिलिंग इफिशियंसी बढ़ाई गई है। उपभोक्ताओं को विपत्र के पारंपरिक तरीके में सर्वप्रथम मीटर रीडर द्वारा घर घर जाकर मीटर पठन किया जाता था। इसके आधार पर विपत्रीकरण कार्यालय द्वारा विपत्र बनाया जाता था, जिसे पुनः उपभोक्ता के घर पहुंचाया जाता था। उपभोक्ता द्वारा विपणन संग्रह केंद्र के जाकर विपत्र का भुगतान किया जाता था। कालांतर में इसकी काफ़ी इसमें विलंब होता था और लोगों को असुविधा भी होती थी। अब इसे राजस्व संग्रह में वृद्धि का भी माध्यम माना जाता है और रिमोट मीटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें आप बिलिंग का जो तरीका है वो एक अलग हो गया है। आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर से कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से बिजली का उपभोग कर सकते हैं और आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। राजस्व संग्रह में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते विद्युत की मांग को पूरा करने के साथ साथ वितरण कंपनियां राजस्व संग्रह में भी लगातार आगे बढ़ रही हैं। 2015-16 के दौरान कुल
संग्रह 5,538.78 करोड़ रुपए था, तो वही 2020-21 में बढ़कर 10,099.49 करोड़ रुपए हो गया। 2021-22 में 10,742.17 करोड़ रुपए हुआ। तो 2022-23 में फरवरी 2023 तक कुल 11,278 करोड़ रुपए संग्रहित किए जा चुके हैं, जो गत वर्ष की अवधि संग्रहण में 22% अधिक है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार को अब बिजली के माध्यम से भी अच्छी खासी आय हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ा ट्विस्ट हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी कि आखिर नीतीश कुमार लोगों के हीरो कैसे बन गए और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कैसे पछाड़ दिया है। आपको बता दें कि इसके लिए नए टेक्नोलॉजी के तहत सुविधा ऐप का निर्माण किया गया है, जिसमें लोगों की उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 1,90,00,000 हो गई है। बढ़ते उपभोक्ताओं के विद्युत आपूर्ति संबंधी विपत्र कार्यों के लिए सुविधा ऐप बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता बिजली बिल की जानकारी एवं भुगतान, बिल में अंकित पता में संशोधन, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, यानी सारी व्यवस्था आपको एक क्लिक पर मौजूद है। ऑनलाइन शिकायत निवारण का भी व्यवस्था किया गया है। और इन सारी चीज़ों को रखते हुए जब आपके ऊर्जा मंत्री जो कि विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, उन्होंने सदन में ये रखा, तो उन्होंने आग्रह किया कि उन्होंने 2023-24 के लिए अनुदान मांग संख्या 10 के अनुसार ऊर्जा विभाग का रुपये 11.536 करोड़ 11,536 करोड़ 83,67,000 रुपये अनुदान मांग की स्वीकृति हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसको ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अब यहाँ जो ट्विस्ट की बात कर रहे हैं हम आपको और बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कैसे नीतीश कुमार ने झटका दिया, तो इस बात को समझने के लिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि आखिर बिहार में बिजली की व्यवस्था क्या है। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जैसे ही बिजली विभाग के और ऊर्जा विभाग के इस बजट को देखा, उस बजट में ये जरूरी लग रहा था कि राज्य सरकार को जिस तरह से केंद्र सरकार ने रेट वृद्धि की है, दर में वृद्धि की है, उसके बाद काफ़ी बिहार के लोगों को अधिभार पड़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया, जो कि साहसिक और ऐतिहासिक फैसला कहा जा सकता है। इसको लेकर के उन्होंने 13,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी देकर के बिहार के लोगों को महंगे बिजली दर से बचा दिया। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जब एक देश एक टैक्स है, तो फिर एक देश एक टैरिफ क्यों नहीं है। इस सवाल को खड़ा करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो वहीं आपको बता दें कि पहले जो सब्सिडी थी वो 8,895 करोड़ थी, लेकिन इस बार सब्सिडी 13,000 करोड़ से अधिक हो गई है। इसके पीछे का कारण है कि देश के अन्य राज्यों के अपेक्षा बिहार को महंगी बिजली मिलती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का उन्होंने उदाहरण दिया, राजस्थान का उदाहरण दिया, अन्य राज्यों का उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, जहां 4 रुपये 32 पैसे पर यूनिट है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 3 रुपये 49 पैसे प्रति यूनिट है। वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में लगभग 6 रुपये यानी 5 रुपये 82 पैसे प्रति यूनिट है। और ये पहले ही लोगों पर भार पड़ रहा है। अगर राज्यांश इसमें मिला दिया जाए तो ये रेट काफ़ी आगे चल जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर के कहीं ना कहीं एक ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी फैसला लिया है, और नीतीश कुमार इसीलिए लोगों के हीरो बने हुए हैं। आज हमने ऊर्जा विभाग की चर्चा की आपसे। ऊर्जा विभाग के बाद कल हम पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की बात करेंगे, उस विभाग की बात करेंगे, और उस विभाग में बजटीय आकार क्या है इसकी चर्चा करेंगे। आज हम यहीं आपसे विदा लेंगे। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप नीतीश कुमार के इस फैसले से कितना संतुष्ट हैं हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।